हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21 से। क्या है क्वेश्चन? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। व्हेन अ मास इज रोटेटेड इन अ प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग। पहली बात कि एंगुलर मोमेंटम की आपको डायरेक्शन बताना है। अगर कोई पॉइंट जो है ए मास का एक पार्टिकल है जो मान ली कि v स्पीड से क्या कर रही है, यहाँ चल रही है, तो ये हो गया आपका क्या x और ये हो गया आपका y, और इस तरह से ये चल रही है। तो कह रहा है कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो l जो वेक्टर होता है वो r वेक्टर होता है अक्रॉस p होता है, देख रहे हैं। तो इस जगह पर अगर हम r वेक्टर की बात करें तो r वेक्टर किधर होगी, इधर ही ना होगी। तो r जो वेक्टर है, r वेक्टर वो क्या होगी, r आई कैप हो जाएगी, और p वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, m इंटू वी जे कैप होगी, या ऐसे मान लीजिए p जे कैप हो जाएगी। ओके, तो टॉर्क जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, टाउ इज इक्वल टू मिलेगा r वेक्टर क्रॉस p। तो r का मतलब हुआ r आई कैप क्रॉस p जे कैप। तो यहाँ पर हो गया r इंटू पी और i क्रॉस j। तो इसको क्या मिलेगा, r p और ये मिल गया आपको k। यानी कहने का मतलब है कि l जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगी r पे, l जो वेक्टर होगी वो परपेंडिकुलर होगी p पे। मतलब कि l वेक्टर परपेंडिकुलर r वेक्टर परपेंडिकुलर p वेक्टर। सो इसीलिए एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टेड along the axis, एक्सिस के along डायरेक्शन है इसका। तो एक्सिस के along क्या है, ये एक्सिस है नहीं है, इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो ये हो गया एक्सिस। मतलब कि along, दैट इज along z एक्सिस, इसका मतलब ये होगा। तो ऑप्शन आपको पढ़ते हैं। पहले सवाल आप समझ लीजिए। कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में, फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो वो एक प्लेन में मूव कर रही है, तो उस प्लेन पर एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि एक्सिस के रोटेशन की तरफ होगा। ऑप्शन ए में है अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, यही होगा, यही आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा। बी में कह रहा है कि 45 डिग्री से बनाएगा, बिल्कुल गलत है। सी में कह रहा है कि अलोंग द रेडियस होगा, बिल्कुल गलत है। और डी में कह रहा है कि अलोंग द टेंजेंट होगा, बिल्कुल गलत है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, 22 में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, a small mass is attached to a string rotated on a frictionless table top as shown, full stop. If the tension in the string is increases by pulling, the string causes the radius of the circular motion to decrease by the factor of 2. The kinetic energy of mass will be। सवाल देखो क्या है। सवाल है कि इस तरह से एक टेबल है, ओके, और टेबल पे यहां पर सर्कुलर पाथ में एक कोई पार्टिकल है जो घूम रही है, ऐसे है ना, ऐसे घूम रही है। इसका मास कितना है m, इसका रेडियस कितनी है फिलहाल r, और इस तरह से ये v स्पीड से घूम रही होगी। कोई ना कोई तो स्पीड इसका होगा ही, मान लीजिए v0 स्पीड है इनिशियली, है ना। तो इसका क्या होगा कि नाउ इसमें नो एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है, नो एक्सटर्नल टॉर्क,
कोई बाहर से टॉर्क नहीं लग रहा है, नो एक्सटर्नल टॉर्क, सो एंगुलर जो मोमेंटम होगा बच्चों, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। कोई डाउट? एंगुलर मोमेंटम का कंजर्व यानी एल इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा, एल फाइनल, ऐसे लिखा जाएगा, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। तो फिलहाल में जो इसका एल है वो क्या है, आर है, एम है और भी, यही होता है, इनिशियल हो गया। अब क्या कह रहा है, टेंशन इंक्रीज, नाउ टेंशन इंक्रीज, टेंशन इंक्रीज, so radius becomes half, radius becomes half, मान कि रेडियस जो है ना वो हाफ हो जा रहा है, ऐसा सवाल है। तो टेंशन अगर आप इसमें बढ़ाइएगा, है ना, खींचिएगा, इसको खींच कर इसका रेडियस छोटा करिएगा, या कोई खींच रहा है इसको, मान लीजिए नीचे से होल करके इसको खींच रहा है रस्सी से, सपोज दैट, ऐसे भी मान लीजिए कि ऐसे कोई खींच रहा है, इसको पुल कर रहा है, तो रेडियस इसका छोटा होगा, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर आकर और ऐसे ऐसे घूमने लगेगी, समझ में? तो ई हो गया वेलोसिटी भी हो गया, और इसकी जो रेडियस हो गई वो हो गई r/2। ये सवाल है, तो बताना है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, समझे सवाल को? तो रेडियस बिकम्स हाफ, दैट इज, इसमें एक्सटर्नल कोई टॉर्क नहीं लगा, क्योंकि टेंशन कहाँ लगा, सेंटर पर लगा, और जब टेंशन जब सेंटर पर लगेगा तो हम लोग मानते हैं कि उसमें कोई टॉर्क नहीं लगता है। आप रोटेशनल पढ़े होंगे तो वहाँ पर बताया गया होगा। तो एल जो फाइनल होगा, एल फाइनल, वो एम तो रहेगा ही, ओके, और यहाँ पर क्या होगा, r/2 हो जाएगा और इंटू भी हो जाएगा। अब ये हो गया b, तो फ्रॉम a एंड b, फ्रॉम a एंड b क्या करना है कि l इनिशियल बराबर क्या कर देना है बच्चों, l फाइनल कर देना है। तो l इनिशियल बराबर l फाइनल कीजिएगा, तो यहाँ पर लिखिए क्या है, m v0 r इज इक्वल टू m r/2 इंटू क्या करना है v, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर r से r कैंसिल हो जाएगा, तो v0 इज इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा v/2, यानी v इज इक्वल टू आ गया 2v0। तो अब हमको काइनेटिक एनर्जी की बात करना है ना, ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले k0 की अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, तो 1/2 m इंटू v0 का स्क्वायर, शुरू में यही ना था, रेडियस r थी, मास m थी, अब स्पीड क्या थी, v0 थी। अब बाद में क्या हो गया, नाउ बाद में हम लिखेंगे क्या, k इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम वी का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 m, और इसको लिखेंगे क्या, 2v0 इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा क्या 1/2 m इंटू 4 और v0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 4 इंटू 1/2 m और v0 इसका स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, यानी 4 इंटू k0, तो यहाँ पर क्या हो गया 4k0 इज इक्वल टू k। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दैट इज, क्या लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 4 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ रहा है बच्चों, 4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रहा है। तो ऑप्शन अब हम पढ़ते हैं, डिक्रीज बाय फैक्टर 2, तो 2 से तो डिक्रीज नहीं कर रहा है, बी में है रिमेन्स कांस्टेंट, सी में है इंक्रीज बाय फैक्टर 2, और डी में है इंक्रीज बाय फैक्टर 4। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 4 होगा। कोई डाउट, ओके, मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 22 आप समझ गए हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करने जा रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 23। 23 भी क्वेश्चन जो है वो थ्योरी से लिया गया है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो क्या है, थ्योरेटिकल है।
कह रहा है कि इफ एफ वेक्टर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर एंड टाउ वेक्टर विद द टॉर्क ऑफ द फोर्स अबाउट द ओरिजिन, देन कह रहे हैं कि एफ, पहली बात कि एफ कोई एक फोर्स है, क्लियर है, और आर भी एक क्या है, एक वेक्टर है, और एक टाउ जो है वो टॉर्क है। इस तरह से इसने कहा। ओके, तो आपको पता ही है कि टाउ जो आप लिखते हैं वो आर वेक्टर लिखते हैं, अक्रॉस क्या लिखते हैं, एफ वेक्टर लिखते हैं। अब जिसके अबाउट आप लिखिए, लेकिन कंडीशन यही होता है कि टाउ जो होता है वो आर पे परपेंडिकुलर होता है और एफ पे भी परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब है कि ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो आप ये तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि अगर कोई मान लीजिए कि लिखता है इसे कि आर वेक्टर डॉट एफ वेक्टर, ये क्या होगा, जीरो होगा, और चाहे एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर जीरो नहीं होगा, परपेंडिकुलर दो वेक्टर का डॉट क्या होता है, जीरो होता है। या टाउ वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू जीरो, या आर वेक्टर टॉर्क वेक्टर इजिकल टू जीरो, या ऐसे लिख सकते हैं टाउ डॉट एफ इजिकल टू जीरो, है ना, या ऐसे लिख सकते हैं एफ डॉट टाउ इजिकल टू जीरो। ये सब चीज़ें लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसा ही है। ऑप्शन पहला में है कि आर वेक्टर डॉट टाउ वेक्टर ग्रेटर देन जीरो और एफ वेक्टर डॉट टाउ ग्रेट लेस देन जीरो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है। बी में लिखा हुआ है कि आर वेक्टर डॉट टाउ वेक्टर इक्वल टू जीरो और एफ वेक्टर डॉट टाउ वेक्टर इक्वल टू जीरो, यही होगा ऑप्शन, है ना, कि दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बी इसका ऑप्शन होगा। समझ में आया सवाल, वेक्टर से था, बेसिक डेफिनेशन से था, और कोई कठिनाई नहीं है इसमें। तो हो गया 23, और 23 काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर बच्चों? ओके, क्वेश्चन नंबर 24 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ मास m moving in xy plane with velocity v along the straight line AB. If the angular momentum of the particle with respect to the origin O is LA when it is at A and LB when it is at B, सही है। कह रहा है कि XY प्लेन में, यानी मास ऑफ पार्टिकल जो है बच्चों, मास ऑफ पार्टिकल m है और इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो क्या है, v है। तो p इज इक्वल टू क्या होगी, m इंटू वी होगी, ये आपको पता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p होती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड में r इंटू पी इंटू साइन थीटा, और थीटा तो जानते ही हैं, r वेक्टर और p वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा। ओके, यहाँ पर a एक जगह है जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम एल ए है, एक b जगह है जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम एल बी है। तो आपको एल ए और एल बी में रिलेशन बताना है। तो कई तरीके से इसको बना सकते हैं। एक तो ये देखिए, मान लीजिए कि ये y है और ये हो गया क्या, x हो गया, ठीक है। और इसी से ऐसे ही पार्टिकल क्या कर रही है, इस तरह से जा रही है। ये पार्टिकल का मोशन है। एम एम एम, ये हो गया भी भी और भी, और यहाँ पर हो गया क्या, भी, और यहाँ पर हो गया क्या, एम। इसके अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, किसी भी जगह पर निकालिए, किसी भी जगह पर। आप तो यहाँ निकालिए या आप यहाँ निकालिए या आप इस जगह पे निकालिए, कहीं भी निकालिए। तो ये अगर निकालते हैं तो इसका नाम थीटा 3 है, इसका नाम क्या है, थीटा 2 है, और इसका जो नाम है थीटा 1 है।
ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये θ1 है। तो एक परपेंडिकुलर लाइन ये भी होगी, एक परपेंडिकुलर लाइन ये भी होगी, एक परपेंडिकुलर लाइन ये भी होगी ना। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है समझिएगा, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम क्या है, अगर हम मान ले यहाँ पर मान ले सपोज दैट कि 1 पॉइंट है, ये 2 है, ये क्या है 3 है, ये R3 है, ये R2 है, ये R1 है, परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन जो है जैसे R1 है और R2 है और R3 है, ये सब तो R ही ना है जी, ये वाला हाइट, ये वाला हाइट, ये वाला हाइट तो सब सेम है। और जो मोमेंटम है P1, P2, P3 इस सभी के जगह पर क्या है P है, मतलब कि वेलोसिटी भी क्या है कांस्टेंट है। तो आप ये लिख सकते हैं आराम से कि जो L1 है, L1 परपेंडिकुलर की हम बात कर रहे हैं, जैसे L बराबर क्या होगा R इंटू पी होगा ना, तो L1 इज इक्वल टू क्या होगा R1 इंटू P1 मतलब कि RP होगा। L2 इज इक्वल टू क्या होगा R2 इंटू P2 मतलब RP होगा। और L3 इज इक्वल टू क्या होगा R3 इंटू P3 मतलब RP होगा। माने L1, L2, L3 हर जगह क्या होगा सेम होगा। तो इसी पर कहीं आप दो पोजीशन मानते हैं A और B, तो वो भी क्या होगा सेम ना होगा, A और B दोनों सेम होगा। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ में आ रही बात? अगर मान लो कि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से अगर बनाते हैं, इसको हटाते हैं, लिखते हैं ओ आर और, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है एल ए बराबर एल बी, बी में दिया हुआ रिलेशन बिटवीन एल ए एंड एल बी डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, सी में दिया है एल ए लेस देन एल बी, और डी में दिया हुआ है एल ए ग्रेटर देन एल बी। ओके, तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं क्या y और यहाँ पर क्या मान लेते हैं x, ठीक है। और इस तरह से कोई पार्टिकल है ऐसे जा रही है, तो दो जगह मान लीजिए, एक ये जगह है या एक ये जगह है, ठीक है। इधर जा रही है कौन v से, इधर भी क्या है v है। इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर θ1 ले लेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम θ2 ले लेंगे। ये आपको B है और ये आपको A है। ये हो गया आपको R1, ये हो गया आपका R2। ये देखिए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लाइन दोनों का सेम है। तो अब क्या है कि ये जो है आपको R वेक्टर हो गया और ये जो आपको हो गया V वेक्टर हो गया। सही है, समझ में आ रही बात? ये जो हो गया, तो इसका जो पहला का जो लिखिएगा एल ए, वो क्या लिखिएगा R1 P और क्या लिखिएगा साइन θ1। दूसरा का क्या लिखिएगा एल बी इज इक्वल टू R2 इंटू पी साइन θ2, ऐसे लिखिएगा। ओके ओके, इस तरह से जब लिखेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए कि एल ए इज इक्वल टू, यहाँ पर P लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिखिएगा R1 साइन θ1। तो यही ना मिलेगा ये वाला लाइन, ये इसको मान लीजिए कि A है, ये P है, ये B है, ये Q है, देख रहे हैं ना। तो ए पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये दोनों क्या है सेम है, इसको एल मान लीजिए, एल, ये भी एल है, ये भी एल है। तो इसमें अगर आप थीटा का इस्तेमाल करिएगा, ये वाला थीटा होगा, ये वाला ये θ1 होगा और ये क्या होगा θ2 होगा। तो इस θ1 को अगर लिखिएगा, इसे साइन θ1 लिखते हैं, साइन θ1, तो क्या लिखिएगा परपेंडिकुलर लिखिएगा। परपेंडिकुलर मतलब कि एल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो जितना ये है उतना ही नहीं है हाइट, तो एल R1 हो गया, तो एल इज इक्वल टू R1 साइन θ1, सही है। उसी तरह से L इज इक्वल टू R2 साइन θ2। तो देखिए तो यहाँ पर क्या मिलेगा एल ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा P इंटू एल मिला, एल बी इज इक्वल टू क्या मिला P इंटू एल मिला। तो एल ए बराबर क्या होगा एल बी हो गया आंसर, दोनों बराबर होगा। समझ में आया? ऐसा सवाल बहुत पूछता है। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 क्वेश्चन नंबर सोल्व कर लिया। अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी 5 नहीं है 25 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 जो है टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, एंगुलर हाँ टॉर्क है। फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स F इज इक्वल टू -3I प्लस J कैप प्लस 5K कैप एक्टिंग एट द पॉइंट R वेक्टर इज इक्वल टू 7I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप। तो यहाँ पर क्या हो गया F वेक्टर इज इक्वल टू -3I प्लस J कैप प्लस 5K कैप, ऐसे होगा। और R जो वेक्टर है R वो है क्या 7I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप। ओके, तो आपको निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू जो होता है वो होता है R वेक्टर अक्रॉस F वेक्टर। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू, इसको हम लोग सही हार देते हैं। पहले I लिखते हैं, फिर J लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं बच्चों K लिखते हैं, उसके बाद R लिखते हैं। तो R में क्या है यहाँ पर लिखेंगे X के साथ 7, उसके बाद क्या लिखेंगे 3 और उसके बाद लिखेंगे 1, फिर F के साथ लिखेंगे तो -3, फिर क्या लिखेंगे 1 और फिर लिखेंगे क्या 5। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या टॉर्क इज इक्वल टू, पहले I लिखते हैं और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करते हैं 15 और -1, फिर -J लिखते हैं बच्चों और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 35 -3 अब प्लस क्या लिखेंगे बच्चों K कैप लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे और -9 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू I कैप लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 14 लिखेंगे -J लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्या 35 माइनस प्लस 3 लिखेंगे और प्लस K कैप लिखेंगे बच्चों और 7 + 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू 14 क्या लिखेंगे I कैप लिखेंगे और माइनस लिखेंगे क्या 38 लिखेंगे और J कैप लिखेंगे और प्लस 16 और K कैप लिखेंगे। यही हो गया आंसर न्यूटन मीटर और ये हो गया आंसर। सही है, सिंपल आपको क्या करना था क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना था। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको है ऑप्शन सी में है आपको 14I - 38J प्लस 16K, इस तरह से है, तो यही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 26, यहीं पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। What is the torque of the force F vector is equal to 2I - 3J plus 4K acting at the point R vector plus R is equal to 3I cap plus 2J cap plus 3K cap about the origin। तो पहली बात की F वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिए। F वेक्टर है 2I - 3J, 2I - 3J अब प्लस क्या है बच्चों 4K कैप। R वेक्टर इज इक्वल टू क्या है R वेक्टर इज इक्वल टू है आपको 3I + 2J + 3K, 3I प्लस 2J अब प्लस 3K। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा टाउ इज इक्वल टू R वेक्टर अक्रॉस क्या हो गया F वेक्टर हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया I J K। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे R का वैल्यू पहले 3 2 3 2 -3 और 4। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों टाउ इज इक्वल टू पहले I लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर 8 करेंगे -9, ठीक है -J कैप, तो -J कैप में लिखेंगे 4 3 12 और -6 और प्लस क्या लिखेंगे K कैप, तो ये हो गया -9 और -4। टाउ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर I कैप और 8 + 9 -J कैप और 6 और क्या हो गया प्लस K कैप और
13 है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू 17i कैप माइनस 6j कैप माइनस 13k कैप। यही होगा न्यूटन मीटर और आंसर। ओके, न्यूटन मीटर और आंसर होगा। तो ऑप्शन में है आपको 17i माइनस 6j माइनस 13k, ऑप्शन डी है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, इसमें कोई अंतर है क्या? इसमें कोई अंतर नहीं है। टॉर्क निकालना है तो आपको R क्रॉस F कर देना है, और ये डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग इसको सोल्व किए हैं, जो काफ़ी जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और काफ़ी करेक्ट होता है। ओके, एरर होने की संभावना कम है। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 27, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इक्वल टू 5 दिया है, मैंने 5 kg है, ये इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड v इज इक्वल टू 3√2 मीटर पर सेकेंड इन XOY प्लेन along the line y is equal to x plus 4, the magnitude of the angular momentum of the particle about the origin is। सबसे पहली बात कि m इज इक्वल टू 5 kg दे दिया, क्लियर है, और v इक्वल टू आपको दे दिया 3√2 मीटर पर सेकेंड है, और एक इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 4। x प्लस 4 इक्वेशन कैसा होगा आप जो समझिएगा। इस तरह से है, ये है आपको y, ये है आपका x, y हो गया और x हो गया, और इस तरह से एक इक्वेशन हो जाएगी जो y बराबर x प्लस 4 होगा। ये इक्वेशन, ये वाला होगा लाइन कितना 4 हो जाएगी, क्लियर, और ये हो गई आपको, ये हो गई आपको p वेक्टर, और ये हो गई क्या r वेक्टर, है ना। तो ये हो गया आपको 90 डिग्री हो गया। तो ये कुछ थीटा मान लेते हैं, क्लियर है, थीटा। तो थीटा मान लेते हैं, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं r को, हो जाएगा आंसर, बन जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ है क्या, कुछ नहीं। तो क्या लिखना होगा पहले तो आपको r निकालिए। तो साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा बराबर है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू ना, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस r बटे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब 4 हो गया। तो r इज इक्वल टू 4 कॉस इंटू v हुआ, तो m कितना हुआ 5, अब v कितना हुआ 3√2, है ना। तो ये p इज इक्वल टू आपको मिल गया 15√2। अब बस आपको r का वैल्यू यहाँ से पुट कर देना है, लिखा हुआ उसको उठाइए। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि y इज इक्वल टू x प्लस 4 लिखा हुआ। तो ऐसे फार्मूला होता है y बराबर mx प्लस सी। m का मतलब यहाँ पर 1 है, और इसको स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्लोप, यानी tan जो थीटा है वो बराबर 1 है। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ बच्चों 45। तो r कितना मिला, r 4 इंटू साइन 45, यानी 4 इंटू 1/√2। तो ठीक है, तो आपको टॉर्क लिखिए, टॉर्क इक्वल टू क्या लिखिएगा, सॉरी एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या लिखना है, एंगुलर मोमेंटम बराबर लिखना है r इंटू पी। तो r का वैल्यू लिखेंगे 4 1/√2, अब p का वैल्यू लिखेंगे 15 इंटू √2। तो ये हो गया 60 kg मीटर पर सेकेंड, है ना, r इंटू पी। तो m का स्क्वायर, तो ये आंसर होगा। ये काफ़ी अच्छा सवाल है ना, है कि नहीं। आप समझ गए बात को। स्लोप कहाँ से निकाल, थीटा कहाँ से निकाल लिए, यहाँ से y बराबर mx प्लस सी, m इक्वल टू 1, स्लोप tan थीटा 1, tan थीटा बराबर tan 45। कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बच्चे, ओके।
अब क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम का, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करने जा रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आपको इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आपको मालूम है तो इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। इसमें कुछ नहीं है, मतलब कि इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या करते हैं कि कोई बॉडी को जब रोटेट कराना रहता है तो टॉर्क को, नेट टॉर्क को हम लोग जीरो लिख देते हैं, है ना। नेट टॉर्क को हम लोग जीरो लिखते हैं, जिसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28, पहले डायग्राम देख लीजिए, इसका क्या डायग्राम है, उसके बाद आपको सवाल पढ़ के हम समझाते हैं। इस तरह से एक स्केल है, माने कि वो है स्केल है, जो भी मानिए स्केल है, स्केल, और ये 200 मीटर का है। यहाँ पर एक इस तरह से मार्क किया हुआ है जिसके अबाउट ये घूम सकता है, और यहाँ पर एक इस तरह से एम मास का ब्लॉक को हैंग कर दिया है, एम है ब्लॉक है, और एक यहाँ पर भी है, ये आपको है 2 kg का ब्लॉक है, क्लियर, 2 kg, 2 kg का ब्लॉक है, ओके। यहाँ से ई जो है ये 20 सेंटीमीटर है, समझे, ये वाला यहाँ से यहाँ तक इधर का, और ये वाला जो है ना 40 सेंटीमीटर पर है ये पॉइंट, तो ये कितना हो गया, ये वाला 20 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं, ये 20 सेंटीमीटर हो गया, ओके ओके। और इसका जो सेंटर होगा, इस सेंटर वो यहाँ से कितना सेंटीमीटर पर होगा, 100 सेंटीमीटर पर होगा कि नहीं होगा, सेंटर इसका रॉड का, ओके। और फिर ये जो है यहाँ तक 160 सेंटीमीटर है ना, तो ये कितना हो गया, ये 60 सेंटीमीटर हुआ, बिल्कुल हुआ। ये हो गया आपको इधर 60 सेंटीमीटर हुआ, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये भी हो गया कितना, 60 सेंटीमीटर हो गया। ये समझ में आ रहा है, नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 60 है, यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो ये 60 हुआ ना, ठीक है ना। अब यहाँ से ये 100 था, तो यहाँ से ये 160 है, हो गया, काम बन गया, ओके। सवाल पहले समझ लीजिए। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर एंड मास 500 ग्राम। अभी रॉड जो है ना, रॉड उसका मास है 500 ग्राम, क्लियर है। इज बैलेंस टू द वेज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर मार्क, a mass of 2 kg suspended from the rod at 20 centimeter and another unknown mass small m is suspended from the rod at 160 centimeter mark as shown in the figure. Find the value of m such that rod in equilibrium g is equal to 10 meter per second square. क्लियर, देखिए, तो इसका अगर डायग्राम देखिएगा, इसका तो इसका भी होगा 500 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 mg कर दिए, ओके। इसका भी देखिएगा तो क्या होगा, m इंटू जी होगा, बिल्कुल। तो ये जो दोनों है, वो चाहती है कि हम इसको इधर घुमाएं, ऐसे घुमा दें, इसके अबाउट ऐसे घुमा दें, और ये चाहता है कि हम इसके अबाउट ऐसे घुमा दें। ये समझ में आ रहा है। तो क्या लिखते हैं, टाउ नेट इज इक्वल टू क्या करते हैं, 0, है ना। तो टॉर्क इन, यहाँ पर लिखें क्या, टॉर्क इन इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क इन क्लॉकवाइज, मतलब कि जो इस तरह से घूमता है, जो इस तरह से घूमता है, दोनों बराबर होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज का टॉर्क अगर आप लगाएंगे तो इसके अबाउट निकालना है, तो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 40 है, आई खुद 20 है, तो क्या लिखिएगा, इसमें लिखिएगा फोर्स, मतलब कि फोर्स लिखा है 20 फोर्स लिख दिया, m इंटू जी, इंटू कितना लिखेंगे, 20 इंटू 10 टू द पावर -2। ये समझ में आया, कोई डाउट नहीं। अब इसके अबाउट ये घुमा रहा है, सेंटर इसका घुमा रहा है ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, 500 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर -2, अब प्लस दोनों का टॉर्क जुटेगा, प्लस इसके अबाउट इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये देखिए, यहाँ
यहाँ से ये 160 सेंटीमीटर है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से लेकर 160 सेंटीमीटर है ना। तो ये 40 घटा दीजिए 160 में से, 160 में से 40 घटाइएगा तो 120 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे m इंटू जी इंटू, ध्यान दीजिए 40 घटाना होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। 160 में से 40 घटेगा तो 120 आएगा और 10 टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा। ये समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 2 और 10 टू द पावर माइनस 2, 10 कॉमन लेगा, काट दिया। ओके, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 400 हुआ। यहाँ पर देखिएगा तो 1 2 3 ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपको 6 5 30, 300 हुआ, 300 हो गया। ओके, अब प्लस यहाँ पर क्या हो गया, m इंटू जी, मतलब कि 120 और कितना मिल रहा है इंटू एम जी 120 इंटू एम जी, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, होगा ना बच्चों 100। इसको घटाएंगे इधर तो ये हो गया 120 इंटू 10 इंटू एम, है ना। तो ये और ये कैंसिल, तो m इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 1/12 kg मिल रहा है। मतलब कि m का जो वैल्यू होगा वो 1/12 kg होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सही है, 1/12 kg है ना। क्योंकि ये मैंने बहुत शॉर्ट में बनाया है, आप पढ़ेंगे तो ये कोई बहुत कठिन नहीं है। आप जिसके अबाउट घूम रहा है ना, उसके अबाउट नेट टॉर्क को 0 कर दीजिए। घूम तो नहीं रहा है, घूमने की टेंडेंसी रखता है, आंसर हो गया। बस इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। जैसा कि आप न्यूटन मोशन में पढ़ते थे हम लोग, इक्विलिब्रियम कंसेप्ट सेम इसी तरह से है यहाँ पर, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जिसमें नेट टॉर्क को 0 करते हैं। लेकिन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चे डर जाते हैं, और पोजीशन को लेने में किसके अबाउट रोटेट करेगा ये लिखने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 29 जो है बच्चों, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 29 जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कह रहे कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज कंसाइड विथ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर ऑफ बॉडी पे ही कंसाइड होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। अलग भी हो सकती है। जैसे कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक बॉडी है, एक यहाँ बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास का इस पे होगा, इस पे होगा, नहीं होगा, कहीं यहाँ हो सकता है ना, यहाँ सीएम होगा। ये कह रहा है कि बॉडी पे ही होगा, तो ये गलत ना हो गया। बी देखिए, सॉरी 1 ये 1 है। दूसरा नंबर करें कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। नहीं, ये भी गलत है। ये कह रहा है कि सेंटर, जिसे कहने का मतलब कि इस तरह से कोई एक ऐसे बना हुआ, सपोज दैट ऐसे बना हुआ, मान कि इस तरह से ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस पे हम कोई एक रॉड रखते हैं, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, यही ना होगा। तो क्या इसके अबाउट टॉर्क नहीं होगा, होगा ही। ऐसे घुमा नहीं देगा, इसको पलट देगा, तो टॉर्क तो हो ही रहा है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, मतलब ये जो बात कह रहा है वो गलत है। तीसरा कह रहा है कि अ कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। नहीं नहीं नहीं, ओनली रोटेशनल, ओनली रोटेशनल फोर्स लगता है, ट्रांसलेशनल नहीं लगता। इस मान यहाँ फिक्स कर दिए है, एक इधर से है, एक इधर से है, एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स लग रहा है, ये कपल हो गया है ना। ये क्या बोलते हैं, इसको कपल बोलते हैं, इसको बी और इसको ए। तो इसके बाद रोटेट ना करेगा तो ओनली ट्रांसलेशनल होगा, रोटेशनल होगा ही नहीं, ओनली ट्रांसलेशनल होगा, रोटेशनल नहीं होगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन चौथा में है करके मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन मीन्स दैट द स्मॉलर इफर्ट कैन बी यूज्ड द लार्ज लोड। हाँ, मैकेनिकल एडवांटेज का ये खासियत है कि स्मॉल अगर आप इफर्ट लगाते हैं ना तो किसी लार्ज बॉडी को उठा लेती है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट कि इस तरह से कुछ बना हुआ है, ओके, इस तरह से एक स्टैंड टाइप का है,
एक भारी ऑब्जेक्ट है उसको उठाना है, माने कि भाड़ा m है, इस पर थोड़ा सा इफोर्ट दीजिएगा ना तो ये लार्ज बोर्ड लोड उठा लेगा, इसके अबाउट ऐसे घूम जाएगा ना, तो ये सही है। लेकिन ऑप्शन जो है आपको कुछ ऑप्शन दिया हुआ है पेयर करके, समझ गए बात को ना, पेयर करके दिया हुआ है, पेयर माने पेयर से पहले जो दिया हुआ है 1 और 2 दिया हुआ है, 2 और 3 दिया हुआ है, 3 और 4 दिया हुआ है, 2 और 4 दिया हुआ है, 2 और 4 दिया हुआ है, तो कर इसमें पेयर ना दे दिया जी तो सब गलत हो गया, नहीं समझे, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है ना छोटू, इसमें कोई ऑप्शन है सही नहीं है, इस क्वेश्चन का कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो आप समझ गए हैं क्यों सही नहीं है, मैंने डिस्कशन कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 29 नहीं 30 नंबर क्वेश्चन आसान है। करे कि अ रॉड ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय द 2 पैरेलल नाइफ एज A and B are in equilibrium in horizontal position. The knives are at the distance D from the other. The knife जो है वो D डिस्टेंस पर है। The center of mass of the rod is at a distance X from O. The normal reaction on A निकालना है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से एक रॉड दिया हुआ है और 2 नाइफ ऐसे लगी हुई है, यहाँ पर इस तरह से नाइफ लगी हुई है, दोनों नाइफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, D है। यहाँ पर A है, ये जगह A है और ये जगह B है, तो यहाँ पर NB हो गया, यहाँ पर NA हो गया, और यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास है वो x डिस्टेंस पर है, ये कह रहा है, यानी ये W है, तो इधर से कितना होगा D माइनस x होगा। तो सवाल ये है कि Na का वैल्यू क्या है ये पूछा है, ठीक है। तो इसमें एक बार ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगाते हैं, मतलब कि नेट फोर्स को 0 कर देते हैं, वो ट्रांसलेशनल वाला हो गया। तो क्या लिखेंगे बच्चों, Na ऊपर लगा, फिर NB ऊपर लगा और नीचे में W लगा, इजिकल टू 0 कर देते हैं। तो Na प्लस NB इजिकल टू क्या किया बच्चों, 0 कर दिया। तो एक इक्वेशन बन गया। अब क्या है कि टॉर्क अबाउट A को क्या कर देंगे, 0, टॉर्क अबाउट A को 0 कर देंगे, तो Na इंटू 0, मतलब इसी के अबाउट कर रहे हैं तो डिस्टेंस 0 है, और प्लस W यहाँ पर लिखेंगे क्या, x डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, x है, और W है, क्या है, W, और ये W क्या है, क्लॉकवाइज में है तो निगेटिव, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये इसके अबाउट ऐसे घूमना चाहता है और ये इसके अबाउट ऐसे घूमना चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो प्लस क्या लिखेंगे, NB इंटू D लिखेंगे इजिकल टू 0, चूँकि यहाँ से दूरी D है, तो ये हो गया 0 माइनस x इंटू W और प्लस NB इंटू D इजिकल टू 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, x इंटू W इजिकल टू NB इंटू क्या हो गया, D हो गया, तो N जो B हो गया वो हो गया x इंटू W डिवाइडेड बटे D। अब क्या है कि फ्रॉम फर्स्ट तो Na प्लस NB की जगह पर लिखेंगे क्या, x इंटू W डिवाइडेड बटे D इजिकल टू W। तो Na इजिकल टू क्या होगा, W माइनस x इंटू W डिवाइडेड बटे D। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, W 1 माइनस x बटे D, तो यहाँ पर लिखेंगे W D माइनस x डिवाइडेड बटे D, और ये हो गया Na, और इसी को कहेंगे आंसर। समझे, समझ में आया बच्चों। तो Na बराबर हो गया ऑप्शन नंबर B होगा, इसका ऑप्शन B, Na का वैल्यू B होगा। तो आज हम लोगों ने सोल्व किया है 30 तक, क्वेश्चन नंबर 30 तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।